चलिए तो आज हम लोग जो है एक कंसेप्ट को समझेंगे कि किसी ट्रांसपेरेंट मटेरियल से यदि लाइट को पास किया जाता है तो लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जनरली चला जाता है। लेकिन जो हम लोग देखेंगे कि एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल से बिना पॉलिश्ड किए हुए लाइट को टोटली उसी मीडियम में रिफ्लेक्ट कर लें, दूसरे मीडियम में जाने से रोक दे, तो दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ फिजिक्स जो है कहलाएगा। और इस फिनोमिना को हम लोग कहेंगे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो चलिए हम लोग देखते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ये जो है जिसको हम शॉर्ट में कहें TIR फिनोमिना। हम लोग एक ऐसे कंडीशन को ढूंढेंगे जहाँ से जो लाइट है वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ना जाए, उसी मीडियम में लौट जाए, देन उसको हम क्या कहेंगे TIR फिनोमिना। तो एक इसके लिए कंडीशन को हमें देखना पड़ेगा। सबसे पहला कंडीशन ये है कि लाइट को जो है ऑप्टिकल डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में भेजना होगा। फर्स्ट कंडीशन हमारा होगा लाइट जो है डेंसर से रेयरर की तरफ जाए। यानी मान लेते हैं चलिए कि एक ट्रांसपेरेंट जो है वाटर है और ऊपर में जो है हमने कंसीडर किया है मीडियम एयर है और नीचे जो है वाटर है। इस मीडियम में यदि हम कहते हैं कि लाइट को हम डेंसर से रेयरर की तरफ लेकर डेंसर से रेयर, डेंसर में हम सोर्स को रखते हैं, मान लेते हैं कोई सोर्स है, यहाँ से लाइट जब इस पे फॉल करेगा वर्टिकल तो सीधा उसी मीडियम में निकल जाएगा। तो कोई इसमें हमें रिफ्लेक्टेड रे नहीं प्राप्त हुआ, लाइट जो है कंप्लीटली रिफ्रैक्ट हो गया, दूसरे मीडियम में चला गया। लेकिन हमें जो चाहिए कि लाइट जो है कंप्लीटली उसी मीडियम में रह जाए, दूसरे मीडियम में ना जा पाए, तब वो हमारा जो है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहलाएगा। अब हम लोग क्या करते हैं कि थोड़ा सा इस इंसिडेंट रे को जो है कुछ एंगल से भेजेंगे, सरफेस पे नॉर्मल ड्रॉ कर देते हैं। सरफेस से जब नॉर्मल ड्रॉ किए तो नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का जो एंगल है, इस एंगल को हम लोग आई कहेंगे। तो कुछ इसका हिस्सा जो है रिफ्रैक्ट हो जाएगा, पार्शियली रिफ्लेक्ट होगा, पार्शियली रिफ्रैक्ट हो जाएगा ये लाइट। तो चूँकि लाइट डेंसर से रेयरर में जा रहा है, नीचे वाटर है और ऊपर एयर है, तो एक्चुअल जो इसका जाने का जो ट्रैक है यही ट्रैक होना चाहिए था। लेकिन व्हेन लाइट गोज फ्रॉम डेंसर टू रेयरर अवे फ्रॉम द नॉर्मल, दैट इज ये नॉर्मल है, तो अब ये नॉर्मल से क्या हो जाएगा, लाइट दूर हो जाएगा और यह लाइट जो पार्शियली जो है रिफ्रैक्टेड रे कहलाएगा। और कुछ इसका जो हिस्सा है वो कुछ इस मीडियम में रिफ्लेक्ट हो जाएगा और नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच के एंगल को हम यहाँ पे एंगल R कहेंगे और रिफ्रैक्टेड एंगल नॉर्मल और इसके बीच के एंगल को रिफ्रैक्टेड एंगल कहेंगे। दैट इज मान लेते हैं कि चलिए एंगल R डैश इसको बोल देते हैं और इसको मान लेते हैं R। फिर हम लोग क्या करते हैं कि इस एंगल ऑफ इंसिडेंस को और इंक्रीज करते हैं, तो देखते हैं कि लाइट जो है अब जो है नॉर्मल के साथ मान लेते हैं, सपोज करते हैं कि 90 डिग्री एंगल बना लेता है। ये हमारा नॉर्मल है, नॉर्मल के साथ जो है एंगल जो है 90 डिग्री हो गया। दिस रे इज नोन एज रिफ्रैक्टेड रे, रिफ्रैक्टेड रे जो है। और उस समय जब इस एंगल ऑफ इंसिडेंस है, इस एंगल को हम लोग क्रिटिकल एंगल कहते हैं। तो क्रिटिकल एंगल क्या होगा, व्हेन जब रिफ्रैक्टेड रे, क्रिटिकल एंगल जो होता है वो एंगल ऑफ इंसिडेंस ही होता है। लेकिन किस कंडीशन में एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल में बदल जाएगा, जब रिफ्रैक्टेड रे नॉर्मल के साथ 90 डिग्री एंगल बनाएगा, उस समय का जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है उसको हम लोग क्या कहते हैं, क्रिटिकल एंगल कहते हैं। जब रिफ्रैक्टेड रे नॉर्मल के साथ
90 डिग्री एंगल बनाएगा, उस समय जो एंगल ऑफ इंसिडेंस का जो वैल्यू होगा वही एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल कहलाएगा। इसका मतलब है कि इस समय जो एंगल नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच के एंगल, जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, यह किसके इक्वल होगा? क्रिटिकल एंगल के इक्वल होगा। कब? जब रिफ्रैक्टेड रे जो है नॉर्मल के साथ 90 डिग्री एंगल बनाया है। क्रिटिकल कहने का तात्पर्य है कि अब यहाँ से एंगल ऑफ इंसिडेंस का मान थोड़ा भी इंक्रीज करेगा तो कंडीशन बदल जाएगी। अब रिफ्रैक्टेड रे जो है कंप्लीटली रिफ्लेक्टेड में कन्वर्ट हो जाएगा। तब यहाँ से अब एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम इंक्रीज कर देते हैं। लेटर चलिए मान लेते हैं कि अब जो है ये नॉर्मल हमारा है, एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है आई एंगल जो है ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, देन जो लाइट है वो कम्प्लीटली अब रिफ्लेक्ट हो पा रहा है और दूसरे मीडियम से जाने से रुक गया। तो यही कंडीशन रिफ्लेक्टेड, दिस इज नोन एज रिफ्लेक्टेड रे, देन दिस एंगल इज नोन एज एंगल आर। तो यही सिचुएशन है। देखिए, एक ट्रांसपेरेंट मीडियम था वाटर जो है, और लाइट को जब हम नॉर्मली उसमें इंसिडेंट कराते हैं तो लाइट जो है टोटली जो है रिफ्रैक्ट हो जाता है। लेकिन जैसे जैसे एंगल ऑफ इंसिडेंस को इंक्रीज करते जा रहे हैं तो एक ऐसा सिचुएशन आता है जहाँ पे रिफ्रैक्टेड रे नॉर्मल के साथ 90 डिग्री एंगल बनाता है। उस समय जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है वो क्रिटिकल एंगल कहलाता है, और उससे जैसे ही एंगल ऑफ इंसिडेंस को इंक्रीज करते हैं, क्रिटिकल एंगल से बड़ा रखते हैं, तो लाइट जो है कंप्लीटली रिफ्लेक्ट हो जा रहा है, कोई पार्शियल का कंसेप्ट नहीं रह जाता है। तो इस फिनोमिना को हम लोग क्या कहते हैं? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहते हैं। और यही जो है फिजिक्स की खूबसूरती है, जहां असंभव लगता है यदि किसी से कहा जाए कि एक ट्रांसपेरेंट ग्लास है और उस ट्रांसपेरेंट ग्लास से लाइट को आर पार जाने से रोक दिया जाए, तो वो बोलेंगे कि नहीं, ये तो संभव नहीं है, इट इज़ नॉट पॉसिबल। एक ही शर्त में हो सकता है, जब उस ग्लास को हम लोग पॉलिश कर दें। लेकिन उस ट्रांसपेरेंट मटेरियल से जो है फिजिक्स जो है ये दिखा रहा है कि कैसे जो है लाइट को उस मीडियम से जाने से रोका जा सकता है। और वह कंडीशन क्या है? TIR का कंडीशन है। तो अब हम जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करते हैं क्रिटिकल एंगल पे, तो हम लोग जानते हैं स्नेल्स लॉ को। स्नेल्स लॉ कहता है कि साइन आई अपन में साइन आर इज इक्वल टू μ2 डिवाइडेड बाई μ1। लेट मान लेते हैं कि इस जो एयर में जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसको हम μ2 मान लेते हैं, और जो वाटर है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को μ1 कहते हैं। या इसको हम कहें एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को μA कहते हैं और वाटर के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को μW कहते हैं। इट इज आल्सो रिटेन एज μA डिवाइडेड बाई μW एंड दिस इज नोन एज μAW। ए आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हुआ इस मीडियम का, और एट क्रिटिकल एंगल जो होगा, एट क्रिटिकल एंगल, तो क्रिटिकल एंगल की बात करेंगे तो I इज इक्वल टू IC के इक्वल होगा। देन हमारा अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होगा जिसको हम लिखें तो साइन I क्रिटिकल डिवाइडेड बाय उस समय R का मान कितना होगा? साइन 90 डिग्री के इक्वल होगा, और दिस इज इक्वल टू μAW के इक्वल होगा, और साइन 90 का मान कितना होगा? 1 के इक्वल होता है। देन साइन क्रिटिकल एंगल इज इक्वल टू μAW। तो इस प्रकार से हम लोग जो है क्रिटिकल एंगल को भी डिफाइन कर सकते हैं कि उस एंगल को क्रिटिकल एंगल कहा जाता है जिसका साइन वैल्यूज लिया जाए तो उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे दे। किस एंगल को क्रिटिकल एंगल कहेंगे?
तो एक तो यहाँ से डिफिनीशन बता सकते हैं, व्हेन रिफ्रैक्टेड रे जब नॉर्मल के साथ 90 डिग्री एंगल बनाएगा तो उस समय एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम लोग क्या कहेंगे, क्रिटिकल एंगल। या इन दूसरे शब्दों में हम कहें कि वैसा एंगल ऑफ इंसिडेंस का मान जिसका साइन मान उस मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को बता दे, तो उस एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम लोग क्या कहते हैं, क्रिटिकल एंगल कहते हैं। तो जो हम लोग जो है ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कंसेप्ट को समझ पा रहे हैं। चलिए अब इसका हम लोग एप्लीकेशन के रूप में देखते हैं कि कहाँ पे इसका यूज होगा। तो दो कंडीशन TIR प्राप्त करने के लिए ज़रूरी है। फर्स्ट कंडीशन क्या है कि लाइट को डेंसर से रेयरर में जाना हो चाहिए, और दूसरा कंडीशन ये है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस का मान क्रिटिकल एंगल से ग्रेटर होना चाहिए। यही दोनों कंडीशन जब होल्ड करेगा तभी TIR फिनोमिना जो है प्राप्त होगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं एप्लीकेशन ऑफ TIR। नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ TIR की बात करें तो जो है हम लोग फर्स्ट एप्लीकेशन देखते हैं, प्रिज्म की बात करते हैं। प्रिज्म में कितने सरफेस होते हैं? प्रिज्म को यदि देखें तो प्रिज्म जो है 5 सरफेस होता है, जिसमें 2 ट्रेंगुलर और 3 रेक्टेंगुलर सरफेस होता है। सभी सरफेस जो है ग्लास के होते हैं, ट्रांसपेरेंट होते हैं, और उनके बीच में जो है एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स भरा होता है जो रिफ्रैक्टिव ऑप्टिकल डेंस होता है, और झिल्ली की तरह कहें तो चलिए हम लोग इस प्रकार से प्रिज्म को रखते हैं कि प्रिज्म को इस प्रकार से रखें कि जो लाइट को 90 डिग्री या 180 डिग्री में बेंड कर दे बाय यूजिंग TIR का जो है एप्लीकेशन, क्योंकि हम इसको यूज कर रहे हैं इसलिए TIR का एप्लीकेशन कहलाएगा। तो चलिए हम लोग जो है प्रिज्म के सरफेस को इस प्रकार से हम रख रहे हैं। मान लेते हैं कि हमारा प्रिज्म है और इसका जो है इस सरफेस से 90 डिग्री एंगल बनाया हुआ है, और ये जो है हमारा 45 डिग्री एंगल है और ये 45 डिग्री एंगल है। तो एक ऑब्जेक्ट को हम लोग कंसीडर करते हैं, और जो इस ऑब्जेक्ट से जो लाइट आएगी, यहाँ से चलिए हम कहते हैं कि लाइट आ रही है, तो इधर का जो मीडियम है एयर है और ये प्रिज्म जो है ग्लास है, तो दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग होगा। इस एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को μA कह रहे हैं और ग्लास के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को μG कह रहे हैं। तो लाइट जब इंटर करेगा रेयरर से डेंसर, तो अब इसके पाथ में चेंज आएगा, लेकिन चूंकि ये लाइट जो है परपेंडिकुलरली जा रहा है तो लाइट सीधा जो है इससे पास कर जाएगा और ये प्रिज्म के अंदर इंटर कर जाएगा। जैसे ही इंटर करने के बाद अब जो है जब दूसरे सरफेस पे लाइट जाएगा तो अब क्या होगा, चूंकि अब ये तो परपेंडिकुलर नहीं है तो हम क्या करेंगे कि सरफेस के परपेंडिकुलर एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं। तो नॉर्मल और इस इंसिडेंट रे के बीच यहाँ पे जो एंगल बनेगा, इस एंगल को मान लेते हैं, कहते हैं आई एंगल बना। तो जितने एंगल से इंसिडेंट हुआ उतने ही एंगल से अब क्या ये होगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगा। चलिए यहाँ से भी लाइट को ले जाते हैं, तो यहाँ से भी जो लाइट जाएगा वो भी क्या होगा, चूंकि इस सरफेस के परपेंडिकुलर है तो सीधा इससे पास कर जाएगा। अब इस सरफेस पे नॉर्मल ड्रॉ करते हैं, ये नॉर्मल हुआ, तो जितना एंगल से इंसिडेंट हुआ है उतना ही एंगल से रिफ्लेक्ट होगा, और रिफ्लेक्ट होकर जो है ये कुछ इस प्रकार से जो है अब इस सरफेस के नॉर्मल आएगा तो सीधा बाहर निकल जाएगा इस प्रकार से, यहाँ से जो है। ठीक इसी प्रकार से यहाँ पे भी देखें तो इस सरफेस के नॉर्मल आएगा तो नॉर्मल सीधा बाहर निकल गया। अब देखिए जो है कुछ इसका इमेज जो है हम कहते हैं कि हमारा ऑब्जेक्ट BA है, तो इसका इमेज हम मान लेते हैं, चलिए इधर बना, दिस इजकल टू BA डैश कहते हैं, मान लेते हैं कि ये BA
डैश है, वी डैश ए डैश की बात कर रहे हैं। तो ये 90 डिग्री एंगल पे क्या कर रहा है, बेंड कर दे रहा है ऑब्जेक्ट, लाइट को जो है, प्रिज्म जो है। अगर 180 डिग्री की बात करते हैं तो इस सरफेस को चेंज करना पड़ेगा। अगर मान लेते हैं कि चलिए हमने कंसीडर किया है कुछ इस प्रकार से प्रिज्म को, अब देखिए कि जो लाइट होगा इस पे जो प्रिज्म के सरफेस पे पड़ेगा, मान लेते हैं कि हमारा कोई ऑब्जेक्ट लेते हैं, कंसीडर कर रहे हैं, तो जो रे आएगी, चूंकि ये सामने परपेंडिकुलर सरफेस है तो सीधा इससे पास कर जाएगा। ठीक इसी प्रकार से यहाँ से भी देखें तो ये परपेंडिकुलर सरफेस से पास कर जाएगा। अब यहाँ पे हम जो है नॉर्मल ड्रॉ कर लेते हैं। इस प्रकार से हमने नॉर्मल ड्रॉ किया तो नॉर्मल और इसके बीच का एंगल को हम एंगल आई कह देंगे। और यहाँ पे अब इस सरफेस से क्या होगा, उतना ही एंगल से जो है रिफ्लेक्ट होगा। रिफ्लेक्ट होने के बाद ये दूसरे सरफेस पे आएगा और दूसरे सरफेस पे जो, चूंकि ये भी सरफेस हमारा सरफेस के नॉर्मल रेज नहीं है, तो फिर क्या, अब यहाँ पे सीधा बाहर नहीं निकलेगा। अब TIR फिनोमिना यहाँ पे भी होगा। यहाँ पे हमने एक नॉर्मल, फिर से इस सरफेस के नॉर्मल एक कंसीडर करते हैं, मान लेते हैं कि सरफेस है, सरफेस के नॉर्मल जो है कुछ इस प्रकार से नॉर्मल ड्रॉ कर देते हैं और यहाँ पे चलिए इस प्रकार से नॉर्मल ड्रॉ कर दिए हैं। अब क्या होगा, अब यहाँ से नॉर्मल से, चूंकि डेंसर में है, डेंसर से अब इसको जितना एंगल पे इंसिडेंट हुआ है उतने ही एंगल से क्या हो जाएगा, ये रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो कुछ इस प्रकार से रिफ्लेक्ट हो गया। अब ये सरफेस नॉर्मल है तो नॉर्मल से सीधा बाहर निकल जाएगा। उसी प्रकार से ये भी क्या हो जाएगा, यहाँ से इस तरह से रिफ्लेक्ट हो गया, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच एंगल AR हो जाएगा। और यहाँ पे इसका इमेज जो है देखिए इस प्रकार से बन गया है, BA है तो ये B डैश जो है ए बनेगा और साइज में इक्वल ही रहेगा, साइज में भी इक्वल होगा। जितना ऑब्जेक्ट का हाइट है उतना ही ये इमेज का भी हाइट बनेगा और उल्टा बनेगा। देखिए 180 डिग्री जो है एंगल बना रहा है। तो ये जो है TIR का एप्लीकेशन है कि जो हम लोग लाइट को जो है 90 डिग्री या 180 डिग्री प्रिज्म के सहारे बेंड कर पाते हैं। सेकेंड एप्लीकेशन की बात करें TIR का तो वो है ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर जो है एक बेहद इम्पॉर्टेंट जो है कंसेप्ट है और इसका यूज किया जाता है कम्युनिकेशन सिस्टम में। तो जो सेकेंड एप्लीकेशन है वो ऑप्टिकल फाइबर की बात कर रहे हैं। अगर हम कहें कि किसी ऑब्जेक्ट को एक जगह से दूसरे जगह लेकर जाना है तो आसानी से हम लोग उसको उठाकर एक जगह से दूसरे जगह तक कैरी कर सकते हैं। लेकिन यदि वेव या सिग्नल की बात किया जाए, इलेक्ट्रिकल सिग्नल हो, तो उसको कैसे एक जगह से दूसरे जगह ले जाएं, तो उसको तो कैरी पकड़कर तो कैरी नहीं किया जा सकता है। तो ऑप्टिकल फाइबर का यूज किया जाता है एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन तक सिग्नल को जो है पहुंचाने में। और ऑप्टिकल फाइबर की एक खूबसूरती है कि यहाँ पे जो होगा TIR फिनोमिना होगा। TIR के सहारे हम इस सिग्नल को दूसरे जगह तक ले जाएंगे और 90 से 95% जो है कंप्लीटली TIR का फिनोमिना होगा। कुछ जो है पॉइंट में, फ्रैक्शन में जो है इस वायर से जो है एब्जॉर्ब या रिफ्लेक्ट हो सकता है सिग्नल जो है। तो चलिए हम कुछ इस प्रकार से कहते हैं कि हमारा जो सिग्नल जो है यहाँ से निकला, मान लेते हैं कि इंटर करता है और यहाँ से टकराने के बाद कुछ इस प्रकार से दूसरे सरफेस पे जाएगा, फिर ऐसे जो है मूव करते हुए जो है दूसरे स्टेशन पे पहुँच जाएगा। तो एक जगह से दूसरे जगह तक सिग्नल को कैरी जो है आसानी से किया जा सकता है TIR के थ्रू। और आज गवर्नमेंट की भी पॉलिसी है कि गांव-गांव तक जो है सुदूर क्षेत्र जहां पे कम्युनिकेशन सिस्टम नहीं पहुंचा है तो ऑप्टिकल फाइबर का यूज कर जो है कम्युनिकेशन सिस्टम को बेहतर किया जाता है। तो ये TIR का एक बेहतर जो है एप्लीकेशन है। एक और एप्लीकेशन की हम लोग बात करें TIR का तो हम लोग मिराज कहते हैं। मिराज जो है गर्मी के दिनों में हिंदी में जिसको मिरिचका कहेंगे,
मिराज जो है गर्मी के दिनों में देखा जाता है प्रायः कि जो है जब टेम्परेचर बहुत हाई हो जाएगा तो दूर जो है एक स्मूथ सरफेस जो हाईवे है दूर से नज़र आता है कि वहाँ सामने पानी है, लेकिन जब वहाँ जाने पे वैसा कुछ नहीं होता है। यही जो है कंसेप्ट जो कहें कि रेगिस्तान में जो हिरन होते थे उनको लगता था कि दूर बालू में जो है पानी है और वहाँ जाने के बाद पानी के तलाश में हिरन जो है परेशान हो जाते थे। तो ऐसा कैसे हो पाता है कि दिखाई दे वाटर है और वहाँ जाने पे जो है वैसा कुछ नहीं होता है। तो TIR के फिनोमिना वहाँ पे भी लागू होता है। और जैसा कि हम लोग TIR के कंसेप्ट को जानते हैं कि TIR कब होल्ड करेगा, तो दो कंडीशन उसके लिए आवश्यक है। फर्स्ट, लाइट को जो है डेंसर से रेयरर में जाना होगा, और दूसरा कंडीशन है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होगा उसका मान ग्रेटर होना पड़ेगा क्रिटिकल एंगल से, तभी जो है TIR का फिनोमिना प्राप्त होता है। तो गर्मी के दिनों में हम लोग देखते हैं, यदि कहा जाए कि जब टेम्परेचर हाई है उस समय यदि कहा जाए कि आप खाली पैर किसी बालू या रेत पे चलिए तो बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि सरफेस बहुत हीटेड गर्म हो जाता है। तो ऐसे ही चूँकि सरफेस गर्म होगा तो गर्म होने से क्या होगा कि उसके आसपास के जो भी एयर्स हैं वो क्या हो जाएंगे, हीट गर्म हो जाएंगे, और ऊपर के एयर्स जो हैं वो ज़्यादा इफेक्टेड नहीं होंगे इस सरफेस के टेम्परेचर से। जो क्लोज के एयर के मॉलिक्यूल्स हैं वो ज़्यादा इफेक्टेड होते हैं। जैसे कि हम लोग यदि बात करें कि मटेरियल्स को जब हम लोग गर्म करते हैं, हीट प्रोवाइड करते हैं, तो उसके जो मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, दूर दूर होते जाएंगे। तो पास के जो सरफेस के पास के एयर्स हैं अब ये ज़्यादा हीटेड हो रहे हैं सरफेस के कारण, तो ये रेयरर में कन्वर्ट होते जाएंगे, और ऊपर जितना भी हमारा जो है एयर है वो इनके कंपैरिजन ऑप्टिकल डेंस होता जाएगा। तो अब जो सन की लाइट आएगी तो सरफेस पे जो पड़ेगा वो डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में इंटर कर रहा है, तो फर्स्ट कंडीशन जो है होल्ड कर गया डेंसर टू रेयरर। यही कारण है कि केवल और केवल यह जो मिराज का जो कंसेप्ट है वो गर्मी के दिनों में दिखता है, सभी ऋतुओं में नहीं दिखेगा, क्योंकि सभी ऋतुओं में जो है रेत का जो टेम्परेचर उतना ज़्यादा हाई नहीं हो पाएगा कि जो है एयर को डेंस, ऑप्टिकली डेंस और रेयरर में जो है क्लासीफाई कर पाए। तो अब ये डेंसर से रेयरर हो गया। जैसे जैसे टाइम दिन का बीतेगा, चूँकि जब नॉर्मल रहेगा तो सीधा जो है रे इस सरफेस पे पड़ेगा और पड़ने के बाद रिफ्लेक्ट हो जाएगा। लेकिन जैसे जैसे अब एंगल जो है सूर्य की लोकेशन चेंज होता हुआ दिखेगा तो एंगल ऑफ इंसिडेंस का मान बदलता जाएगा, और एक ऐसा कंडीशन प्राप्त होगा जहां पे एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल के इक्वल हो जाए, और फिर जब उससे ज़्यादा एंगल ऑफ इंसिडेंस का मान होगा तब हमें TIR फिनोमिना मिलने लगेगा, और लाइट जो है जिस मीडियम से आ रहा था उसी मीडियम में रिफ्लेक्ट हो जाएगा, यानी यहीं से रिफ्लेक्ट हो जाएगा, दूसरे रेयरर में इंटर नहीं करेगा, और तब हमें जो है उसका प्रतिबिंब जो है रेत का पानी की तरह दिखाई देने लगता है। तो ये जो TIR का ही कंसेप्ट यहाँ पे लागू होता है। तो आई होप कि जो TIR टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का जो कंसेप्ट है आप उसको समझ पाए हैं, और भी कई सारे जो है इसके एप्लीकेशंस हो सकते हैं, चाहे हम डॉपलर इफेक्ट में भी देख सकते हैं। तो आप ये दोनों कंडीशन को जो TIR का है इसके अकॉर्डिंग देखेंगे तो आप समझ लेंगे। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू।